हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका प्रेरणा इस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग पता है कि इस चैनल पर बिहार में जो बीपीएससी के द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई जाने वाली है उसकी संपूर्ण तैयारी करवाई जा रही है और उस संदर्भ में जितना भी उपयोगी वीडियो हैं जो परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है वो लगातार डाले जा रहे हैं, जिसका सभी का अलग अलग प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है। आप जाके चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। और इसमें एक टेस्ट सीरीज का भी आयोजन करवाया जा रहा है जिसमें 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिए जाते हैं जिसकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बनी रहेगी। तो इस संदर्भ में अभी तक कुल 16 टेस्ट करवा दिए गए हैं। आज हम टेस्ट सीरीज संख्या 17 लेकर आए हैं जिसमें 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लाए गए हैं और जिसको लगाने के बाद आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन भी कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर भी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, बजट में आर्थिक घाटे का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है ए, राजस्व घाटा एवं सरकार के शुद्ध ऋण, बी, बजटीय घाटा एवं सरकार के शुद्ध ऋण, सी, पूंजी घाटा एवं राजस्व घाटा और डी, प्राथमिक घाटा और पूंजी घाटा। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा ए, राजस्व घाटा एवं सरकार के शुद्ध ऋण। तो ये जो हैं भारत के बजट में आर्थिक घाटे के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, व्यापार का संतुलन पद का संदर्भ किससे है? जिसको आप बैलेंस ऑफ पेमेंट के नाम से भी जानते हैं, बीओपी। तो आपसे पूछ रहा है कि व्यापार का जो संतुलन होता है उसका संदर्भ किससे है? ऑप्शन है ए, आयातों एवं निर्यातों में अंतर, बी, संपत्तियों एवं दायित्वों में अंतर, सी, आंतरिक व्यापार एवं बाह्य व्यापार में अंतर और डी, आंतरिक ऋण एवं बाह्य ऋण में अंतर। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा ए, आयातों एवं निर्यातों में अंतर। ठीक है, तो आयात एवं निर्यात में अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं? व्यापार का संतुलन बोलते हैं। ठीक है, कि भारत ने कितना आयात किया और कितना निर्यात किया और इसके बीच में जो अंतर पैदा होता है उसी को व्यापार का संतुलन कहते हैं। इससे पता चलता है कि भारत का व्यापार घाटे में चल रहा है या मुनाफे में चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, मिश्रित अर्थनीति का पद का अर्थ क्या है? ऑप्शन है ए, भारी एवं कुटीर उद्योग के सह अस्तित्व, बी, प्रतिवेशी देशों की सहायता प्रदान करना, सी, औद्योगिक विकास में विदेशों के साथ सहयोगिता और डी, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को पता है कि भारत जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाता है और मिश्रित अर्थव्यवस्था इन द सेंस क्या होता है दोस्तों कि जहाँ पे समाजवादी और पूंजीवादी दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्था का मिश्रण होता है उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर प्रश्न, भारत का संविधान देश को किस रूप में व्यक्त करता है? ऑप्शन है ए, राज्यों के संघ के रूप में, बी, एक महासंघ के रूप में, सी, एक एकात्मक राज्य के रूप में, डी, एक परिसंघ के रूप में। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? 4 का ए, राज्यों के संघ के रूप में। तो भारत का संविधान देश को एक राज्यों के संघ के रूप में व्यक्त करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको महाअभियोग के बिना भी हटाया जा सकता है? ठीक है, ऑप्शन है ए, भारत के राष्ट्रपति को, बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, सी, किसी राज्य के राज्यपाल को और डी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर आएगा सी, राज्य के राज्यपाल को। तो आप लोगों को पता है कि राज्य के राज्यपाल जो होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। तो राष्ट्रपति के अनुमोदन पर इनको क्या हो सकता है कि इनका ट्रांसफर भी किया जा सकता है और इनको हटाया भी जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर प्रश्न, जब भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों के कार्यकाल शून्य हैं तो उनके कार्यों को कौन संपन्न करता है? ऑप्शन है ए, प्रधानमंत्री, बी, गृह मंत्री, सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश और डी, लोकसभा के अध्यक्ष। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर होगा सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो जब भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त होते हैं तो उनके कार्यों को कौन संपन्न करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर प्रश्न, किसी बिल को लेकर संसद के दोनों सदनों में मतभेद होता है तो इस गतिरोध का हल किस प्रकार किया जा सकता है? ऑप्शन है ए, दोनों सदनों के एक संयुक्त बैठक के द्वारा, बी, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, सी, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा और डी, इस उद्देश्य के लिए गठित एक विशेष सभा द्वारा। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर है ए, दोनों सदनों के एक संयुक्त बैठक के द्वारा। तो जब संसद में दोनों सदनों में मतभेद होता है किसी भी मुद्दे को लेकर, किसी भी बिल या विधेयक को लेकर, तो उसमें क्या किया जाता है कि दोनों सदनों की एक संयुक्त बैठक आयोजित करवाई जाती है और जिसकी अध्यक्षता हमेशा कौन करते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो भारतीय संप्रदाय से कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? ऑप्शन है ए, 2, बी, 5, सी, 10 और डी, 12। आपसे पूछ रहा है कि आंग्ल भारतीय संप्रदाय से कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2।
तो 2 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, मनोनीत कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक बिहार एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है? ऑप्शन है ए भाखड़ा नंगल, बी दामोदर घाटी परियोजना, सी गंडक परियोजना और डी कोसी परियोजना। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर है सी गंडक नदी परियोजना। तो जो गंडक नदी परियोजना है वो भारत एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर सवाल, सरल सूक्ष्मदर्शी में निम्न होता है। ऑप्शन है ए कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस, बी अधिक फोकस दूरी का उत्तल लेंस, सी कम फोकस दूरी का अवतल लेंस और डी अधिक फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा ए कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में प्रायः कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेकंड लोलक का आवर्तकाल निम्न होता है। ऑप्शन है 1 सेकेंड, बी 2 सेकेंड, सी 0.5 सेकेंड और डी 1.5 सेकेंड। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा बी 2 सेकेंड। तो सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकेंड का होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं खानवा के युद्ध में बाबर के हाथों कौन पराजित हुआ था? ऑप्शन है ए सिकंदर लोदी, बी राणा प्रताप, सी हेमू विक्रमादित्य और डी राणा सांगा। इसको आप राणा सांगा पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा डी राणा सांगा। तो खानवा के युद्ध में बाबर के हाथों कौन पराजित हुआ था? राणा सांगा पराजित हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ कहाँ विद्यमान है? ऑप्शन है ए एलिफेंटा, बी अजंता, सी एलोरा और डी रामगढ़। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? इसका उत्तर आएगा सी एलोरा। तो एलोरा की गुफाओं में बौद्ध, हिंदू एवं जैन तीनों की जो है शैलकृत गुफाएं अवस्थित हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर प्रश्न, हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम कब बनाया गया था? ऑप्शन है ए 1950 ईस्वी, बी 1935 ईस्वी, सी 1955 ईस्वी और डी 1962 ईस्वी। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा सी 1955 ईस्वी। तो हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम कब बनाया गया था? 1955 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं उदासीन तार का रंग क्या होता है? ऑप्शन है ए लाल, बी सफ़ेद, सी काला और डी हरा। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा सी काला। तो उदासीन तार का रंग क्या होता है? काला होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से कौन सी अदिश राशि हैं? ठीक है, आपको पता है कि 2 तरह की जो है राशियां होती हैं, एक सदिश एक अदिश। तो सदिश राशि वैसी होती है जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है, और अदिश राशि में सिर्फ दिशा होती है, परिमाण नहीं होती है। ठीक है, तो उसको अदिश राशि कहते हैं। ऑप्शन आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी अदिश राशि हैं? तो ऑप्शन है ए सामर्थ्य, बी वेग, सी बल और डी संवेग। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा ए सामर्थ्य। तो अदिश राशि क्या है? इसमें से सामर्थ्य है। ठीक है, नेक्स्ट है समतल दर्पण में वस्तु 2 मीटर की दूरी पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की दूरी क्या होगी? ऑप्शन है ए 4 मीटर, बी 1 मीटर, सी 2 मीटर और डी 3 मीटर। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा ए 4 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं समतल दर्पण का नाभ्यांतर कितना होता है? ऑप्शन है ए 0, बी अनंत, सी अनिश्चित और डी वस्तु की जितनी दूरी है उतनी। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? 18 नंबर का बी अनंत। तो समतल दर्पण का नाभ्यांतर जो होता है वो क्या होता है? अनंत होता है। ठीक है, अगला देखते हैं 19 नंबर प्रश्न, एसआई पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन है ए जूल, बी वाट, सी न्यूटन और डी मीटर सेकेंड। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा सी न्यूटन। तो एसआई पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर प्रश्न, परावर्ती क्रियाओं का संचालन निम्न में से कौन करता है? ऑप्शन है ए मेडुला ऑब्लोंगाटा, बी रीढ़ मज्जू, सी मध्य मगज और डी चेतना तंतु। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा बी रीढ़ रज्जू। तो जो प्रत्यावर्ती क्रियाएं होती हैं उनका संचालन कौन करता है? रीढ़ रज्जू करता है। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न देखते हैं, एक वयस्क मनुष्य के ब्रेन का कितना द्रव्यमान होता है? ऑप्शन है ए 950 ग्राम, बी 1550 ग्राम, सी 1350 ग्राम और डी 1950 ग्राम। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? 21 नंबर का सी 1350 ग्राम। तो एक वयस्क जो मनुष्य होते हैं उनके ब्रेन का द्रव्यमान कितना होता है? 1350 ग्राम होता है। ठीक है, अगला देखते हैं 22 नंबर प्रश्न, लहू में
शर्करा का स्तर कम करने वाले हार्मोन का नाम क्या है? ऑप्शन है ए एड्रेनालिन, बी एस्ट्रोजन, सी ग्लूकागॉन और डी इंसुलिन। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों 22 का? डी इंसुलिन। तो लहू में शर्करा का स्तर कम करने वाला हार्मोन क्या है? इंसुलिन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर प्रश्न। थर्मामीटर में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का उपयोग होता है? किसमें? थर्मामीटर में। ऑप्शन है ए चांदी, बी पारा, सी सोडियम और डी तांबा। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों 23 नंबर का? डी तांबा। तो थर्मामीटर में क्या होता है, थर्मामीटर में किसका प्रयोग होता है? पारा का प्रयोग होता है। ठीक है, अगला देखते हैं 24 नंबर प्रश्न। NH3 किस प्रकार का पदार्थ है? किसका बारे में बात कर रहा है? NH3 अर्थात अमोनिया। ठीक है, तो अमोनिया किस प्रकार का पदार्थ है? ऑप्शन है ए प्रबल अम्ल, बी मंद अम्ल, सी प्रबल क्षार और डी मंद क्षार। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों 24 का? डी मंद क्षार। तो अमोनिया जो है वो मंद क्षार पदार्थ का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर प्रश्न। टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? किसमें? टमाटर में। ऑप्शन है ए टार्टरिक अम्ल, बी एसिटिक अम्ल, सी साइट्रिक अम्ल और डी ऑक्जेलिक अम्ल। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर है डी ऑक्जेलिक अम्ल। तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। दांतों को साफ करने के लिए जो पाउडर या पेस्ट हम उपयोग में लाते हैं उसका स्वभाव कैसा होना चाहिए? ऑप्शन है ए अम्लीय, बी क्षारीय, सी उदासीन और डी उपयुक्त में से सभी। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर जाएगा ए अम्लीय। तो दांतों को साफ करने के लिए जो पाउडर या पेस्ट हम उपयोग में लाते हैं वो क्या होता है? अम्लीय स्वभाव का होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे अधिक पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है? ऑप्शन है ए अंकलेश्वर, बी डिगबोई, सी मुंबई हाई और डी खंभात। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा ए असम। असम का जो है अंकलेश्वर क्षेत्र वो क्या होता है? भारत का सबसे अधिक पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से भारतीय पर्वतीय श्रृंखला के दो ढलानों पर दो असमान प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। ऑप्शन है ए अरावली, बी विंध्यन, सी पूर्वी घाट और डी पश्चिमी घाट। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा ए अरावली घाट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर प्रश्न। भारत में अधिकतम खनिजीकृत शैल तंत्र कौन सा है? ऑप्शन है ए कुडप्पा, बी धारवाड़, सी गोंडवाना और डी विंध्यन। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा सी गोंडवाना। तो भारत में अधिकतम खनिजीकृत शैल तंत्र जो है वो गोंडवाना तंत्र का कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर। हिमालय पर्वत श्रेणियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन है ए उत्तराखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी सिक्किम और डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों 30 नंबर का? आप सभी लोगों को पता है, इसका उत्तर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। तो जो हिमालय पर्वत की श्रेणियां हैं, अगर आप बात करेंगे भारत के मैप की, ठीक है, तो जो हिमालय पर्वत की श्रेणियां हैं वो किस यहाँ स्थित होती हैं? तो वो उत्तराखंड को, जम्मू कश्मीर को, सिक्किम को और हिमाचल प्रदेश के पार्ट को क्या करती है? कवर करती हैं। ठीक है, इसमें उत्तर प्रदेश का जो पार्ट है वो नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 31 नंबर प्रश्न। टोडो जनजाति निवास करती है। तो टोडो जनजाति कहाँ निवास करती है? ऑप्शन है ए मेघालय में, बी सिक्किम में, सी मणिपुर में और डी तमिलनाडु में। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? उसका उत्तर हो जाएगा डी तमिलनाडु में। तो टोडो जनजाति मुख्यतः तमिलनाडु में निवास करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 32 नंबर प्रश्न। भारत में सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र वाला अपवाह तंत्र कौन सा है? मतलब यहाँ पे नदी अपवाह तंत्र के बारे में बात किया जा रहा है। तो पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे अधिक जो है विस्तृत तंत्र वाला नदी क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन है ए सिंधु नदी तंत्र, बी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, सी गंगा नदी तंत्र और डी गोदावरी नदी तंत्र। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर जाएगा सी गंगा नदी तंत्र। तो जो गंगा नदी तंत्र है वो भारत में सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र वाला अपवाह तंत्र का संयोजन करता है। ठीक है, नेक्स्ट है 33 नंबर प्रश्न। भारत में जूट का सबसे अधिक उत्पादक प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन है ए बिहार, बी ओडिशा, सी आंध्र प्रदेश और डी पश्चिम बंगाल। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा डी पश्चिम बंगाल। तो भारत में जूट का सबसे अधिक उत्पादक प्रदेश कौन सा है? पश्चिम बंगाल में है। अगर आपसे बिहार की बात करें कि बिहार में जो है जूट का सबसे अधिक उत्पादक प्रदेश जिला कौन सा है, तो वो कौन सा है? वो पूर्णिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भारत का सबसे अधिक विस्तृत मैदान है। ऑप्शन है राजस्थान का मैदान,
बी पंजाब हरियाणा मैदान, डी ऊपरी गंगा मैदान और डी मध्य गंगा मैदान। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा ए राजस्थान का मैदान। तो जो राजस्थान का मैदान है वो भारत में सबसे अधिक विस्तृत मैदान का उदाहरण है। ठीक है, अगला देखते हैं 35 नंबर, पांग जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए जम्मू कश्मीर, बी पंजाब, सी हिमाचल प्रदेश और डी हरियाणा। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा सी हिमाचल प्रदेश। तो पांग जल विद्युत परियोजना जो है वो कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? यहाँ पे आपसे गंगा के ट्रिब्यूटरी के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन है इसका ए कोसी, बी सोन, सी वेनगंगा और डी रामगंगा। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा सी वेनगंगा। तो कोसी, सोन और रामगंगा जो है वो गंगा की सहायक नदियों में आती हैं। वेनगंगा जो है वो गंगा की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं 37 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है? इसका ऑप्शन है आपका ए नेपाल, बी चीन, सी पाकिस्तान और डी बांग्लादेश। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? 37 नंबर का डी बांग्लादेश। तो आपको पता है कि भारत के साथ कुल जो है 8 देश जो है वो सीमा बनाते हैं और उसमें सबसे लंबी सीमा किसकी है? बांग्लादेश के साथ में है। तो अगर आपसे पूछे कि कौन कौन से देश हैं तो उसका एक ट्रिक है BPCNMBA। ठीक है, इसको आप बचपन में MBA भी याद कर सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये आप याद अगर तैयार कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सा देश जो है वो भारत के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त काल का मंदिर है? ऑप्शन है ए उड़ीसा का लिंगराज मंदिर, बी खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर, सी देवगढ़ का दशावतार मंदिर और डी महाबलीपुरम का सोड़िया तटवर्ती मंदिर। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? 38 का सी देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है वो गुप्तकालीन मंदिर का उदाहरण प्रस्तुत करता है। ठीक है, 39 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्ध की ईश्वर की अवधारणा के विषय में सत्य है? ऑप्शन है ए ईश्वर का अस्तित्व है, बी ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, सी इस विषय में महात्मा बुद्ध मौन रहे हैं और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर जाएगा बी ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। तो महात्मा बुद्ध के कथनानुसार क्या है कि उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को नकारा है। ठीक है, नेक्स्ट है 40 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन से वैदिक देवता नहीं थे? ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि वैदिक काल में किसको देवता की उपाधि नहीं दी गई थी। ऑप्शन है ए इंद्र, बी वरुण, सी कार्तिकेय और डी रुद्र। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर आएगा सी कार्तिकेय। तो कार्तिकेय जो है वो वैदिक देवता नहीं माने जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 41 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश के साथ हड़प्पनों का व्यापारिक संबंध था? ऑप्शन है ए चीन, बी जापान, सी मेसोपोटामिया और डी रोम। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर आएगा सी मेसोपोटामिया। तो आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता के समकालीन जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता भी थी। तो मेसोपोटामिया के लोगों के साथ क्या था कि हड़प्पन लोगों का व्यापारिक संबंध स्थापित था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 42 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने भारतीयों के लिए पाश्चात्य संस्कृति को लागू करने की वकालत की थी? ऑप्शन है ए लॉर्ड मैकाले, बी रॉबर्ट क्लाइव, सी वारन हेस्टिंग्स और डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? 42 का ए लॉर्ड मैकाले। तो लॉर्ड मैकाले ने 1835 में शिक्षा संहिता की वकालत की थी, जिसमें उन्होंने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, जिसको हिंदी में अधोगति निस्संदन सिद्धांत बोलते हैं, उसमें भारतीय लोगों को पाश्चात्य संस्कृति से अवगत कराने की बात की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 43 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? ऑप्शन है ए लॉर्ड विलियम बेंटिक, बी लॉर्ड डलहौजी, सी सर चार्ल्स मेटकॉफ और डी लॉर्ड ऑकलैंड। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? 43 का ए लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो भारत में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा का उन्मूलन किया गया 1829 में, और वो किसके प्रयास से किया गया? तो ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के प्रयास से। ठीक है, नेक्स्ट है 44 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था? ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी आचार्य विनोबा भावे और डी जगजीवन राम। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? 44 का सी आचार्य विनोबा भावे। तो आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था।
ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 45 नंबर प्रश्न, राजा राम मोहन राय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक धार्मिक आंदोलन की स्थापना की गई थी? ऑप्शन है ए प्रार्थना समाज, बी आर्य समाज, सी थियोसॉफिकल सोसाइटी और डी ब्रह्म समाज। इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा डी ब्रह्म समाज। तो 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है। अगला देखते हैं 46 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको कुतुब मीनार संपूर्ण करवाने का श्रेय जाता है? ऑप्शन है ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी बलबन और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा बी इल्तुतमिश। तो कुतुब मीनार का जो है निर्माण किसने शुरू करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, परंतु उनकी चौगान खेलते समय असामयिक मृत्यु हो जाने के कारण से उसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया था। और उसके बाद गुलाम वंश के अगले शासक इल्तुतमिश ने क्या किया था कि कुतुब मीनार का निर्माण संपूर्ण करवाया था। ठीक है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 47 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन केंद्र बौद्ध केंद्र के रूप में प्रसिद्ध नहीं था? ठीक है। ये हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि प्रश्न में आपसे नहीं पूछ रहा है कि हाँ पूछ रहा है, कौन सा सही है या नहीं है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ये सिली मिस्टेक से बचने का प्रयास करेंगे एग्जामिनेशन में आप लोग, क्योंकि परीक्षा नेगेटिव मार्किंग वाली होने वाली है। अगर एक भी प्रश्न आप गलत करते हैं तो आपके सही प्रश्न तो जाएंगे ही, साथ साथ आपने जो प्रश्न पहले सही किया है उसके भी कुछ अंक कट जाएंगे। ठीक है। तो इसको आप लोग एग्जामिनेशन में अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो इसका ऑप्शन है ए नालंदा, बी विक्रमशिला, सी नदिया और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? इसका उत्तर है सी नदिया। तो निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध नहीं था? तो नालंदा और विक्रमशिला थे। नादिया विश्वविद्यालय जो था वो बौद्ध केंद्र के रूप में स्थापित नहीं था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 48 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से फतेहपुर सिकरी के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन है ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां और डी शेख सलीम चिश्ती। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? 48 का ए अकबर। तो फतेहपुर सिकरी के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? अकबर को जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है 49, हाल ही में सिटी ऑफ डेड चर्चा में है, यह किस देश में स्थित यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित है? ऑप्शन है ए अफ्रीका, बी मिस्र, सी ऑस्ट्रेलिया और डी पाकिस्तान। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा बी मिस्र। तो सिटी ऑफ डेड जो है वो कहाँ स्थित है? मिस्र में स्थित है और यह यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी है। ठीक है। अंतिम प्रश्न देखते हैं 50वां नंबर, हाल ही में किस देश की सरकार ने डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र पेश किया है? ऑप्शन है ए भारत, बी पाकिस्तान, सी इजराइल और डी चीन। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा सी इजराइल। तो हाल ही में इजराइल ने डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र पेश करने का प्रयास किया है। तो इसी के साथ आज का 50 प्रश्नों का सेट समाप्त हुआ। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसमें बेहतर प्रदर्शन किया होगा और आगे भी निरंतर रूप से बेहतर प्रदर्शन करते रहेंगे। तो चलिए आप अपनी पढ़ाई निरंतर रूप से जारी रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।